जी, मैं बुलाता हूँ सर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुलाबटी के माननीय प्राचार्य प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी सर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच.एस. सिंह सर, माननीय कुलपति मां शुकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर। कार्यक्रम के आयोजक श्री पीयूष त्रिपाठी जी, आयोजक श्री राम बाबू तिवारी जी। डीएन कॉलेज गुलाबटी और मंगल भूमि फाउंडेशन बांदा के संयुक्त तत्वावधान में हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का गहराता संकट शीर्षक पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमालय का परिचय हम लोगों के लिए नया नहीं है। हिमालय भारतवर्ष की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और जैसा कि पुराणों में बार बार हमने पढ़ा, हम लोगों ने देखा है कि लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी कि हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व, इन सब का प्रतीक हिमालय है। अभिगत समय में बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों ने इसके स्वरूप, इसकी संवेदनशीलता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ग्लेशियर का पिघलना, अनियंत्रित शहरीकरण, भूस्खलन, जोशीमठ का धसाव, जैसे कि अभी हम लोगों ने खबरें लगातार पढ़ी, ये सभी चीजें विकास प्रतिमान के प्रतीक हैं। वास्तव में विकास ऐसा हो कि संसाधन सुरक्षित रहें और हम विकास की दौड़ में पीछे भी ना रहें। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए माननीय मुख्य वक्ता महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम स्वागत करते हैं आपका सर। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम मैं संयोजक महोदय श्री पीयूष त्रिपाठी सर को इस आभासी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और अपने स्वागत वक्तव्य के माध्यम से सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। श्री पीयूष त्रिपाठी सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। आज हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का गहराता संकट विषय पर आयोजित वेबिनार में देवनागरी महाविद्यालय परिवार हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसा कि सर ने कहा, कालिदास ने अपने ग्रंथ कुमार संभवम के पहले श्लोक में ही अस्तित्वरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नकाधिराजा पूर्वा परौ तो ये निधौ वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः, कह के हिमालय से लेकर और इस सागर के बीच की भूमि का वर्णन किया है। वह अपने आप में अतुलनीय है। आज हमारा सौभाग्य है और इस हमारा सौभाग्य है कि आज हिमालय के क्षेत्र में काम करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हमारे पास हमारे अतिथि हैं। मैंने आपका जो परिचय प्राप्त किया है वो वास्तव में हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने महासागरों की धारणीयता और उन्हें बचाने पर काम किया है। आप जोशीमठ त्रासदी पे भी एक्टिविज्म करते रहे हैं। आपने शुरुआत से ही पर्यावरण को लेकर युवाओं में और अकादमिक क्षेत्र में जागरूकता का प्रसार किया है। आपके इन्हीं कार्यों की वजह से सभी को आपको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। हम गौरवान्वित हैं। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच.एस. सिंह, जो भारत के जाने माने जीव विज्ञानी हैं, वो जुड़ने वाले हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं देवनागरी महाविद्यालय परिवार की तरफ से।
हमारे कार्यक्रम के एक सह आयोजक मंगल भूमि फाउंडेशन बांदा के श्री राम बाबू तिवारी, जो जीबी पंत स्रोत संस्थान में रिसर्च स्कॉलर हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में जाना माना काम कर रहे हैं। आपके कामों की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की है। आप बांदा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जहां पर पानी का इतना संकट है, आप जल योद्धा के रूप में आदरणीय जोशी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये अपने आप में श्लाघनीय प्रयास है। मैं इस वेबिनार में जुड़े हुए भारत भर के शोधार्थियों, प्राध्यापकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देवनागरी महाविद्यालय परिवार की तरफ से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, बल्कि देवनागरी परिवार को अपने सौभाग्य से कई बार ईर्ष्या हो रही है कि इस तरीके से हमें भारत के जो उद्भट विद्वान हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिनकी वाणी और कर्म में एकाकार है, ऐसे विद्वानों को सुनने का मौका मिला है। हम उनको आदर सहित अपने संस्थान में आमंत्रित करते हैं और इससे हमें लाभ होगा और हम नदी, पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन, जानवर और हमारी जैव विविधता पर जो संकट आने वाला है या आ रहा है, चाहे वो पर्यावरण के कारण, चाहे वो विकास के कारण हुआ हो, चाहे वो पर्यटन के कारण, चाहे जंगल के उपयोग के कारण हुआ हो, हम इस तरीके से ये सारे मुद्दे सर से, आदरणीय जोशी सर से, आदरणीय प्रोफेसर एच.एस. सिंह सर से हम सुनेंगे उनके बारे में और अपने आप को, जीवन को पर्यावरण के प्रति समर्पित करने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए हम अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे और यही हमारे आज के कार्यक्रम का आउटकम होगा, सार होगा। तो अब मैं डॉक्टर मिश्रा को मंच देता हूं कि वो कार्यक्रम का आगे संचालन करें। डॉक्टर मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वास्तव में हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि अपने अपने विशेष के महान विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सर का परिचय दिया गया था, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं। आप जाने माने पर्यावरणविद हैं और आपका एक विस्तृत परिचय देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री राम बाबू तिवारी जी को, जो कि अध्यक्ष हैं मंगल भूमि फाउंडेशन बांदा के। आप आए तिवारी जी और आदरणीय सर का परिचय हम सबको देने का कष्ट करें। ओवर टू यू तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हिस्को संस्थान जो देहरादून है उस पर संस्थापक हैं। आप 2005-6 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। आप 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आप हिस्को के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में नेचर नेटवर्क को लेकर के कार्य कर रहे हैं। खास तौर पे जो वहाँ का घराट की व्यवस्था है, जो वर्षा का जो जल है, जो छोटी नदियों के धाराओं के माध्यम से जो बहता है, घराट के माध्यम से आटा चक्की वहाँ चलाने का जो कार्य पूरे उस ग्रामीण परिक्षेत्र में हो रहा है, निश्चित रूप से वह कार्य देखने योग्य है। और आपके ही द्वारा जो किया गया कार्य समय वर्तमान में सकल पर्यावरण उत्पाद को लेकर के आप पूरे विश्व भर में चर्चा कर रहे हैं और उसकी जो है पर्यावरण और सकल उत्पाद को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने इसको घोषित भी कर दिया है 2021 में। तो निश्चित रूप से यह एक कदम हम लोगों की सफलता की है पर्यावरण को लेकर के। तो आप ऐसे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का हम मंच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मैं अब जोशी सर से आग्रह करूंगा कि सर आप मंच पर आए और अपनी वाणी से हम सब का मार्गदर्शन करें और आपको सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। आदरणीय जोशी सर, ओवर टू यू सर। आप सबको प्रणाम और आपका इस निमंत्रण के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, खास तौर से देवनागरी जो ये विश्वविद्यालय है इसके लिए भी और राम बाबू के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि इसका जो सबसे प्रभावी कोण है, वो जो आपने विषय चुना है, वो उसके लिए भी मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि हम हिमालय के लोगों की ये पीड़ा तो है ही कि हिमालय में हो रही घटनाएं वे स्वयं किसी न किसी रूप में
उन घटनाओं के शिकार होते हैं, सफर करते हैं, और एक सवाल उनके मन में भी खड़ा है कि जिस हिमालय का नारा हम हर रूप में लगाए हैं और लगाते रहे हैं, अभी आपने श्लोकों के माध्यम से यह तो स्थापित किया ही है कि हमारे पौराणिक जो भी व्यवस्थाएं रही उनमें हमेशा हिमालय को प्रणाम किया गया, क्योंकि हिमालय के महत्व को की बेहतर समझ उस समय ज्यादा थी बनस्पत आज के। और खास तौर से जब हिमालय पूरे देश दुनिया को पानी, हवा, मिट्टी देता हो, वनाच्छादित हो, प्राणवायु देता है, मिट्टी से हरित क्रांति, श्वेत क्रांति पनपती है, और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जहां स्थापित हो, जो आध्यात्म का भी एक स्रोत रहा है हमेशा से, सदियों से, वही हिमालय पिछले कुछ समय से अपने आप में तो व्यथित है, लेकिन एक व्यथा और भी है कि हिमालय पर बातचीत करने के लिए वो देश के लोग कितने उसके साथ खड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और हिमालय के आज बैठक जो आपने की, मैं व्यक्तिगत रूप से हिमालय की ओर से आपके विश्वविद्यालय का का भी धन्यवाद देता हूँ कि कहीं वो लोग जो सीधे हिमालय में न बसे हों पर जुड़े हों, उनके द्वारा इस तरह के आयोजन का अपने आप में बड़ा महत्व बन जाता है। मुझे अच्छा लगता है पिछले लगातार कुछ 1-2 वर्षों में कि हिमालय की बात अब हिमालय के लोगों के द्वारा न की जाए, बल्कि शायद उनको भी करनी चाहिए जो किसी न किसी रूप में न सही पर आध्यात्म में हिमालय से जुड़े हों, क्योंकि हिमालय केंद्र रहा है हमेशा। आप सब लोग इस बात से बेहतर परिचित हैं, और इसलिए आप लोगों के द्वारा ये चर्चा का अपने आप में बड़ा महत्व बन जाता है। विषय है कि हिमालय और उसकी बायोडायवर्सिटी। मैं उसके संदर्भ में कुछ बातें आपके, उसके बैकड्रॉप में मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। देखिए, दुनिया में ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम नॉर्थ पोल, साउथ पोल के रूप में, अंटार्कटिका, आर्कटिक के रूप में जानते हैं, जो हिमखंडों के गढ़ हैं। और तीसरा उसी श्रेणी में है हिमालय, जिसे अब थर्ड पोल भी कहा जाता है। तो अगर ये थर्ड पोल कहा जाए तो तीनों की तुलना में अगर आप देखें तो आपके संज्ञान में मैं लाऊं हिमालय उन दोनों से +1 है। उसका बड़ा कारण ये है कि बायोडायवर्सिटी अंटार्कटिका में नहीं है। वो अब क्योंकि तापक्रम बढ़ रहा है तो वहां भी एल्गी पाए जाते हैं। आर्कटिक में भी उतने नहीं है जितना हिमालय में, जितने हॉट स्पॉट हैं बायोडायवर्सिटी के। और बहुत सी आज जो भी भोजन हम करते हैं, जिन फसलों का, जिन फलों का उपयोग करते हैं, उनका स्रोत कहीं हिमालय रहा है। तो जीवन में पेट पानी के सवाल हिमालय ने हमेशा से किए हैं। अब सबसे बड़ी चिंता आज किस रूप में देखी जानी चाहिए हिमालय के संदर्भ में, मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। पहली बात कि एक सवाल हिमालय के लोगों का अपने आप में भी है, जो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को पालते हों, संवारते हों, जो नदियों के रक्षक हों, गंगा, यमुना, सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों से के बनने बनाने में, संभालने में जिनका बड़ा योगदान हो, तो अगर वे ही कल आने वाले समय में, या जो वर्तमान में भी दिख रहा है, आज वही प्रकृति के दंशों को ज्यादा झेल रहे हैं बनस्पत अन्य लोगों के। एक बड़ा पहलू यह है, मतलब सेवियर्स आर सफरर, जो रक्षक हैं वही आज किसी न किसी रूप में उस प्रकृति के दंशों को झेल रहे हैं, जिसके लिए उनका सीधा कोई बड़ा योगदान नहीं है। तो आखिर हिमालय में ऐसा क्यों हो रहा है, यह आज एक बड़ा सवाल है। वो आर्कटिक के लिए भी सटीक बैठता है और अंटार्कटिका के लिए भी। मैं इन सब बातों को जोड़ के इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं, तो वे कम आने वाले समय में अपने शोध को
इन बातों पर केंद्रित करेंगे। और क्योंकि मैं जरा अपनी बात अगले चरण में ले जाने से पहले एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय से और मंगल फाउंडेशन से दोनों से मिलकर एक अनुरोध कर रहा हूं, आप अपने यहाँ एक शोध करें कि हिमालय का जिक्र पुराणों में, शास्त्रों में किस रूप में आया, उसका एक संकलन होना चाहिए। क्योंकि इसकी आवश्यकता आज इसलिए पड़ गई है, जब हिमालय में संकट हो, एक तरफ हिमाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, जो किसी न किसी रूप में बदलते हालातों का पहला बड़ा का नुकसान उसको झेलना पड़ रहा है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपका विश्वविद्यालय एक ऐसे शोध को लेकर आगे बढ़े जिसमें वो तमाम शास्त्रों में, पुराणों में हिमालय का किसी भी रूप में जो भी बातें पुराणों में आई हैं, शास्त्रों में आई हैं, उसका संकलन हमको आने वाले समय में एक दिशा दे पाएगा कि आखिर क्यों पुराणों में, शास्त्रों में, महाभारत में, गीता में या तमाम में हमारी जो इतनी भी होली बुक्स हैं उनमें हिमालय का जिक्र क्यों आया था। आखिर क्या बात थी कि इस क्षेत्र को, इस भूखंड को, ये हिमखंडों को अलग तरीके से सोचा, देखा, समझा जाता है। तो ये मेरा अनुरोध है कि आप इसका संकलन करें, पर शोध करें, और ये दिशा देगा देश को भी और दुनिया को भी। क्योंकि मुझे जहां तक मेरी समझ है या मैंने पढ़ा है, हिमालय के संरक्षण की बात हमेशा से कही गई है और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब दुनिया बदल रही हो और उसमें हिमालय के लिए ज्यादा घातक हो चुका हो। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आखिर हिमालय और आर्कटिक, अंटार्कटिका में ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और जिसका सीधा असर आप देखिए कि उनकी जैव विविधता में भी पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि अंटार्कटिका में कभी भी किसी भी तरह का जीवन पहले देखा गया। कितने अजीब सी बात है, वो इसलिए नहीं देखा गया कि वे हमेशा हिमखंडों से ढके थे। बढ़ते तापक्रम का उन पर उस समय इतना नहीं था कि वे पिघलने लग जाएं। ये सब बातें होती थी, इसलिए वहां जीवन नहीं था। लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि अब अंटार्कटिका में एल्गी दिखाई देता है। अब अंटार्कटिका के कुछ गहराई में उन्होंने वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंटार्कटिका का तापक्रम बढ़ चुका है। एक हिस्सा यह है कि जहां जीवन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में 70% पानी की जो व्यवस्था है, पीने के पानी की, अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालय की देन है सारी दुनिया में। और यह तभी संभव है जब हमारे हिमखंड मजबूत और बेहतर बने रहेंगे, तब जाके हमारी इन पानी की आवश्यकताओं की आपूर्ति होगी। और बढ़ते तापक्रम का इन पर सीधा असर पड़ता है। आपको यह भी मैं बता दूं कि हिमालय का और अंटार्कटिका का भी संबंध है, क्योंकि ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, और आप परिचित है, विद्वान लोग हैं, कि देश में जो मानसून बनता है दक्षिण भारत से और फिर वो वेस्ट बंगाल की तरफ चलता है और फिर हिमालय के अन्य कोनों की तरफ बरसता है, और उसके बीच में वो पूरे देश को जो सींचता है, उसका क्या असर और बेहतर मानसून होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि अंटार्कटिका में क्या तापक्रम रहा पिछले वर्ष में। उससे आपका मानसून प्रभावित होता है और उस मानसून से हिमालय प्रभावित होता है। एक बड़ी बात ये आपको जाननी चाहिए, और सत्य यही है कि ये तीनों पोल एक दूसरे में कहीं जुड़े हैं। कैस्पियन सी में जब किसी भी हालात में तापक्रम में बदलाव आएगा, तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो प्रभावित होता है। और अगर आप देखें कि पूरी दुनिया के तापक्रम का गवर्नर्स कौन है,
कौन है इनके नियंत्रक? तो उनमें अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालय मुख्य रूप से आते हैं, क्योंकि यही बर्फ बनी है, यहीं से तापक्रम तय होते हैं, और तापक्रम बढ़ने से ये जब प्रभावित होंगे तो समुद्र का तल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि समुद्र के तल अब धीरे धीरे ऊंचे होते चले जा रहे हैं। दो कारण है, समुद्र में जो कूड़ा करकट भर रहा है उसके कारण, और दूसरा जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनके कारण समुद्र का पानी बढ़ रहा है। और इसमें सीधे करीब आप ये मान के चलिए कि समुद्रों के चारों तरफ 1 लाख किलोमीटर प्रभावित होगा, 47 देश खतरे में चले जाएंगे। ये विज्ञानियों की गणित है। विज्ञानियों में आईपीसीसी, जिसे इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उनकी रिपोर्ट अगर आप गंभीरता से पढ़ें और इन बच्चों को पढ़ाएं तो शायद हम एक बड़ा सत्य में आने वाली पीढ़ी के प्रति न्याय कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, भूमि का ताप बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है, उससे होने वाले कुप्रभाव इनकी समझ में आने चाहिए, और उनका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हिमालय या आर्कटिक या अंटार्कटिका को झेलना पड़ेगा। और कितनी अजीब बात है कि आपका जो शोध का विषय, आज की बात का विषय है जैव विविधता, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10-15 सालों में हिमालय की जैव विविधता पर सीधा बड़ा संकट आया है, क्योंकि जैव विविधता में छोटे मोटे पौधे जो भी पैदा होते हैं वो इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि वहां के वन कैसे हैं। जब चीड़ के वनों का, पाइन के जंगलों का विस्तार ज्यादा होगा, जिसके नीचे कुछ इसलिए नहीं पनपता कि पत्ती गिरती हैं और वह पत्ती जल्दी नहीं सड़ती हैं, और फिर किन्हीं कारणों से उन पे वनाग्नि उनको घेर लेती है। ये दानव फिर सबको खत्म करता है। और आपने सुना ही है कि उत्तराखंड पिछले कुछ समय से लगातार वनाग्नि से पीड़ित है, और फिर उसकी पीड़ा मात्र उतनी नहीं होती, फिर पूरी डाइवर्सिटी पर असर पड़ता है। और जो तमाम हम संरक्षक के प्रयत्न करते हैं, संरक्षण के जो सेंचुरीज बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, इन सब पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और उनका स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाता है, जिसे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। विविधता में अंतर आता है। आपको तो पता ही है कि कई तरह की प्रजातियां खो चुके हैं हम, और इसी तरह आप मात्र वन्य जीव वे भी कहीं संकट में जा चुके हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ अगर कुछ आज इसके कारण ढूंढा जाए तो अब आप ये मान के चलिए कि आज से 5000 साल पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड आती थी हमारे, और तब 80 ppm वैल्यूज, जो कि आज दिल्ली में 400 ppm वैल्यूज हैं। आपने खबरें पढ़ ली होंगी अखबार में कि दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुका। वो 80 ppm वैल्यूज बनने के लिए 5000 साल लगते थे, और आज हमने 200-250 साल में ही प्राणवायु पीएम वैल्यूज को हम 250 से ऊपर एवरेज ले जा चुके हैं दुनिया में। तो अब आप सोचिए ये क्यों होता है? इसका एक ही बड़ा कारण है, वह है मनुष्य। इसने अपने लिए जुटाने के लिए जो सुविधाएं, जिन्हें हमने अपना एक तरह से अपना विज्ञानी परिचय दिया कि हम विज्ञान युग के लोग हैं, और वो विज्ञान कब विलासिता में बदल गया ये पता नहीं चला। हम में से हर एक अपने को, अपने जीवन को झांक ले और देखिए, और उसकी तुलना कर ली से 100-200 साल पहले के लोगों से, वे हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का उपयोग करते थे। और आज विज्ञान ये सिखाता है कि कितनी बेहतर विलासिताएं हम जुटा लें, वही एक बेहतर जीवन शैली कहलाई जा सकती है। और अमेरिका, पश्चिमी देश इसका हमारे लिए स्टैंडर्ड बन गए। हमने कहा जीवन शैली कैसी अमेरिकन जैसी होती है, और इसलिए हम सब आप पश्चिम की तरफ जाना चाहते हैं। यूरोप की जीवन शैली है वहां, लेकिन वहां हम उन्होंने तो
जो कुछ किया नहीं होगा। बात मैं आपसे कह रहा हूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके यूरोप, अमेरिका, ये सब है। इनमें पिछले 100 सालों में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां आया, तमाम विलासिताएं वहां आई, गाड़ियां आई, सब कुछ आया, इसलिए उन्होंने कार्बन, जिसके कारण तापक्रम बढ़ता है पृथ्वी का, वहां के कारण ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बीच में आई, बनस्पत साउदर्न हेमिस्फीयर के। ये आज का आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सीधे इस बात से जुड़ सकता है जीवन शैली से। हम सब जानते हैं 100, 200, 300 साल पहले अंग्रेजों ने भी राज किया। वो जीवन शैली, बेहतर जीवन शैली के पक्षधर थे। यूरोप, अमेरिका, ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब ब्रिटेन में शुरू हुआ तो दुनिया ने अपने परचम लहराने का सबसे बड़ा माध्यम उद्योग क्रांति को ही माना। और ये सब आज लगातार एक लंबे समय से जब ये सब कुछ होता रहा, तो आज हम एक बड़े संकट में जा चुके हैं। सब चीजों के संकट हैं। मैंने क्या कहना है, दिल्ली जो कि इस देश की राजधानी, इस देश का दिल है, वो कुछ समय में धड़कना बंद हो जाएगा, या उसकी हार्ट बीट ज्यादा है आजकल, क्योंकि वहां प्राणवायु का स्तर 400 पीएम वैल्यूज पहुंच चुका है। और इसको सरलता से नहीं ले सकते कि सांस आ रही है तो आपको लगता है ठीक है, नहीं, आपके फेफड़ों में उस सांस के साथ जो विषाक्त तत्व जा रहे हैं वो आपके जीवन को छोटा कर देंगे। आप पानी के हालात देख लीजिए, प्रकृति ने तो ठीक ठाक सबको बांट के दिया था। तालाब बनाए थे, कुएं बनाए थे, हिमखंड बनाए थे, नदियां बनाई थी, गाढ़ गदेरे बनाए थे कि सब तक पानी पहुंचाने का प्रकृति का ये तरीका था। आज हमने क्या कर दिया, सब कुछ छेड़ दिया, हमने पानी को भी खो दिया। हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। वेनेजुएला में 7 हिमखंड होते थे, 1985 के बाद वहां सिर्फ 2 रहे, पिघल गए सब हिमखंड। आर्कटिक की हालत है, सभी जगहों की ये हालत हो चुके हैं। अपने गंगोत्री, एवरेस्ट को ही मान लीजिए, जो कुंभिका नाम से वहां पे हिमखंड है, वो 5 किलोमीटर पीछे चला गया, जिस एवरेस्ट का हम दुनिया में नाम लेते हैं। और ये सीधे आपकी स्थानीय जैव विविधता को तो प्रभावित करता है, पर हमारे जीवन को भी करता है। तो देखिए हमने क्या किया है पिछले 100-200 सालों में। हमने अपने जीने के लिए पहले तो अन्य जीवों को मारा, उनको संकट में मारा, हमने जैव विविधताएं खो दी, और हमने वो सारे रास्ते खत्म कर दिए जो कि एक बेहतर जीवन के सबसे बड़े तौर तरीके समझाते हैं, हमने वो खत्म कर दिए। आपको आश्चर्य होगा कि जिन यूरोप को, अमेरिका को हम आदर्श मानते हैं, वहां जाना चाहते हैं, वहां का जो फुटप्रिंट है प्रति व्यक्ति का, वो 13 एकड़ का है, कार्बन फुटप्रिंट। भारत का 1-2 एकड़ है, कनाडा वनाडा का 8, 9, 10 के आसपास है। मतलब उनकी जो जीवन शैली है वो इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतने ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और उसके कारण जिस चीज को हमने सबसे बेहतर माना, हमने उसी का अनुसरण किया, और आज दुनिया में हमने एक नए संकट को खड़ा कर दिया है। और वो संकट बहुत मुश्किल ही होगा कि कहीं हम उस संकट से निपट पाए, क्योंकि मैं आपको एक और आंकड़ा बता दूं कि आप 5 से 10% ही ये माना जा रहा है कि हमारी वापसी संभव होगी, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक गांव, हर शहर की जो आवश्यकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ऊर्जा की हो और संसाधनों की हो। तो ये कहा जा रहा है कि शायद हम सब लोग एक अंत की शुरुआत कर चुके हैं। और ऐसे में वो हिमालय जो कि हमारा गवर्नर है, क्लाइमेट गवर्नर, अगर उसकी सुरक्षा, जो कि पानी दे रहा है, कम से कम आने वाले 50-100 सालों में पानी फिर भी मिलेगा, वो भी चला जाएगा। अब सोचिए
कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो बार बार अभी यही चिंता करता हूं, जितने विश्वविद्यालय हैं, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हिमालय या प्रकृति पर्यावरण के प्रति जो शास्त्रों में कहा गया है उसको उठाइए। क्योंकि अभी दुर्भाग्य यह है कि हम ऐसे विश्वविद्यालयों के पीछे दौड़ लगाते हैं, क्या रैंक है ग्लोबल, क्या वो पता नहीं नैक में कौन सा दर्जा आया है, इसके पीछे अब हमारा एक और पागलपन आ चुका है। और वो ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय को ऐसे ऐसे तकमे दिए जाने में अगर ये खोज लें कि वे कितना विद्यार्थियों को, आने वाली पीढ़ी को प्रकृति की तरफ बांध रहे हैं, तो आप कुछ समझ में आएगा वो प्रकृति से दूर ले जा रहे हैं, बल्कि भोगवादी सभ्यता को और आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अनुरोध ये है कि आप अपने विश्वविद्यालय को एक नई छवि दें और एक नई बहस शुरू करें, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान विज्ञान है जो हमारे पुराणों से जुड़ा रहा है। उस पर चर्चा कराएं, मैं आपके साथ हूं, और उसको आगे तक ले जाएं। क्योंकि एक बात तो तय है, धर्म का मतलब झगड़ा नहीं होता, धर्म का मतलब युद्ध नहीं होता, धर्म दिशा तय करता है जीवन की। यह सबसे महत्वपूर्ण है, और ये दिशा आपको शास्त्रों पुराणों से मिलेगी। और खास तौर से जब दुनिया, अब इकोनॉमी में हम भी दुनिया में कहीं तीसरे नंबर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम उसी के साथ ही तमाम तरह की आपदाओं को झेल रहे हैं। एक आंकड़ा मैं और अंत में आपको बताता हूं कि दुनिया में सबसे प्रथम देश अमेरिका को माना जाता है, दूसरे देश तेजी से बढ़ती इकोनॉमी चीन को, और तीसरा हमारा नंबर लग चुका है। इन तीनों देशों के 1990 के बाद एक आंकड़े को और देख लें कि सबसे ज्यादा कार्बन किसने उगला, तो अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2 और तीसरा भारत। इनका ये भी आंकड़ा देख लीजिए कि सबसे ज्यादा आपदाएं किस देश में आई, तो मैं बता दूं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा 1990 के बाद आपदाएं आई हैं, दूसरा चाइना में आई और तीसरा अपना देश भारत है। मतलब क्या है, जब तक एक व्यवस्थित सोच समझ वाला विकास जिसमें प्रकृति का समन्वय नहीं होगा, वो ऐसे ही दुष्परिणामों को देगा। क्योंकि हिमालय अभी भी आपके पास है, इसलिए हिमालय पर बहस और बातचीत, इसके संरक्षण के लिए सबकी भागीदारी आज सबसे बड़ा विषय बन चुका है। और आप यह भी मानकर चलिए कि अगर हमने अगले 15, 20, 25 साल में बड़ी गंभीरता नहीं बरती, अब हिमालय के लोग यहां बैठ के चिल्लाएं वो एक विषय है, लेकिन उनके साथ अगर आप सब लोग किसी न किसी रूप में जुड़े तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आवाज बने। चिपको आंदोलन ने अपने समय में एक बड़ा रोल किया था, लेकिन शायद आज राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे बड़े योगदान की आवश्यकता है हिमालय को बचाने के लिए। तब वनों की बात हुई, लेकिन आज हवा, मिट्टी, जंगल, पानी और हिमालय की नहीं बल्कि पूरे देश के आवश्यकताओं की बात को लेकर आंदोलन हो, लेकिन इसकी पैरवी होनी चाहिए और आप लोग इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दे रहा हूं, इस अपेक्षा और आशा के साथ कि आज की बैठक को आप गंभीरता से लेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि शास्त्रों ने पर्यावरण के लिए हिमालय के संदर्भ में क्या कहा और क्यों कहा, तो शायद हम न्याय कर पाएंगे प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति के साथ हम बहुत अन्याय कर चुके हैं। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद और प्रणाम, इसी आशा के साथ कि हम आने वाले समय में अब फिर आगे बढ़ेंगे और जुटेंगे साथ साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस मार्गदर्शन के लिए। और निश्चित रूप से जो आपका कहना है कि भोग से हमको प्रकृति की ओर लौटना है, तभी हम अपना अस्तित्व बचा पाएंगे, तभी हम अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे, बेहद तार्किक है, बेहद सारगर्भित है। हमारे साथ में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच.एस. सिंह सर, कुलपति मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर भी जुड़े हुए हैं। मैं कार्यक्रम के संयोजक श्री पीयूष त्रिपाठी सर को आमंत्रित कर रहा हूं
कि आप आए, आदरणीय सर का परिचय हम सबसे कराएं। श्री पीयूष त्रिपाठी। धन्यवाद सर। आज इस वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच.एस. सिंह वर्तमान में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के कुलपति हैं। आप हमेशा अकादमिक प्रशासन से जुड़े रहे हैं। 1983 से आपने अध्यापन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में शुरू किया था और 1980 से आप शोध कार्यों में जुड़े रहे हैं। आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 250 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपने अपने विषय में 10 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आप अपने विषय में एशिया के सबसे बड़े लीड साइंटिस्ट्स में हैं। आपको तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त हुई है। आपने यूजीसी और CSIR और तमाम संस्थाओं के अंदर में 15 प्रोजेक्ट किए हैं। आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसके पूर्व प्रतिकुलपति का पद सुशोभित कर चुके हैं। इसके पहले आप डीन, विभागाध्यक्ष, कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक आदि प्रशासनिक पदों को भी संभाल चुके हैं। आपके निर्देशन में 50 से अधिक एमफिल अवार्ड हुई है और आपने 30 से अधिक शोधार्थियों के सुपरवाइजर के रूप में उनका नेतृत्व किया है। हम आज भारत के बड़े वैज्ञानिक को पाकर धन्य हैं। ओवर टू यू मिश्रा सर। जी धन्यवाद सर। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप भी इस आभासी मंच पर आए और अपने मार्गदर्शन से हम सबको लाभान्वित करें। प्रोफेसर एच.एस. सिंह सर, प्लीज सर। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता एक गहराता संकट, इस वेबिनार के अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सबसे पहले आयोजक मंडल का आभारी हूं। देखिए, हिमालय एशिया की एक पर्वतमाला है जो इस भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बत के पठारों से अलग करता है। ये पर्वतमाला 5 देशों को स्पर्श करती है: नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भूटान और भारत। विश्व की कुछ महानतम नदियां जैसे गंगा, इंडस, सांगपो, जिसे भारत में आने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये भी इसी से निकलती है। इस पर्वत श्रृंखला ने भारत माँ को न सिर्फ एक बर्फ से ढके हुआ ताज दिया है, बल्कि हम सबको बहुत कुछ दिया है। भारत के हरे भरे उपजाऊ मैदान, पानी से भरी हुई नदियां, उपयुक्त जलवायु, ये सब इस हिमालय की ही देन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हिमालय बना कैसे। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे युवा पर्वतमाला है और लगभग क्रिटेशियस पीरियड में करीब 70 मिलियन ईयर्स पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई, जिसके कारण इस पर्वत श्रृंखला का उद्विकास हुआ। न सिर्फ ये पर्वत श्रृंखला बल्कि आर्कनयोमा म्यांमार का एक आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड तथा बे ऑफ बंगाल भी इसी कोलिजन की परिणति है और इसी कोलिजन के कारण बना। इस कोलिजन से न सिर्फ ये बना बल्कि उस वक्त का सर्वाधिक जाना हुआ समंदर पीथियस भी इसी कोलिजन के कारण ढक गया, बंद हो गया। इस कोलिजन के कारण बहुत सारा फ्लोरा और फाना, जो वनस्पति तथा जीव जंतु हैं, इस रीजन के उत्पन्न हुए, जो न सिर्फ एक दूसरे से भिन्न है, दूसरे क्षेत्रों से भिन्न है, बल्कि यूनिक है, इंडिजिनस है, एक्सक्लूसिवली यहीं पाए जाते हैं। ये यूनिक फ्लोरा और फाना वर्तमान में संरचनात्मक, कंपोजिशनल और डिस्ट्रीब्यूशनल चेंजेस से होते हैं। ये बात मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कहता। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाइड्रेंजिया हाइरेटा करके एक पौधा है जो पहले हिमालय के निचले हिस्सों में पाया जाता था। तापक्रम बढ़ने के कारण ये हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाया जाने लगा
पूर्व में ओक के जंगल जो होते थे उसमें पाइन फॉरेस्ट पैदा होने लग गए। और जहां तक एनिमल्स का सवाल है, 1998 से लेकर 2008 तक की स्टडी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। प्रति वर्ष करीब करीब 35 नई स्पीशीज इस क्षेत्र के पानी में इसके ऐड होने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक चेंजेस, जिस पर जोशी जी हमारे बहुत विस्तार से चर्चा करें। देखिए, जंतु विज्ञान का विद्यार्थी कोई भी वातावरण में जब पढ़ता है तो उसकी वजह से जंतु में वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये विभिन्नता उस बढ़ते हुए तापक्रम और परिस्थिति में खेलने के लिए पैदा होती है। जैसे अगर सर्दी बढ़ेगी तो जानवरों के शरीर के बाल बढ़ जाएंगे, सर्दी कम होगी तो जानवरों के शरीर के बाल कम हो जाएंगे। इन वेरिएशन को, इन विभिन्नताओं को प्रकृति वर्ण करती है, सेलेक्ट करती है, और ये सिलेक्शन कालांतर में धीरे धीरे करके एक नई स्पीशीज को। देखिए, जो परिवर्तन हो रहे हैं परिस्थिति तंत्र में, तापक्रम का बढ़ना, जलों का कम होना, समंदर तल का ऊंचा होना, ये सब परिवर्तन हमारे मौलिक फाना और फ्लोरा को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है। यदि हम समय रहते सचेत न हुए तो सब ये पुराना फ्लोरा और फाना नष्ट होगा, इसका स्थान नए फ्लोरा और फाना द्वारा लिया जाएगा, और इस परिवर्तन के जिम्मेदार और कोई नहीं, हम स्वयं होंगे। मैं सबसे पहले आयोजक मंडल का आभारी हूं। उन्होंने एक ऐसा टॉपिक चुना इस वेबिनार के लिए जो वर्तमान परिस्थिति में बेहद आवश्यक था, और इसकी जानकारी हमारे युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक मंडल को साधुवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि ये वेबिनार बहुत सारी नई जानकारियां हमारी युवा पीढ़ी को देने में सक्षम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शन के लिए। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने माइक को म्यूट रखें ताकि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसी विमर्श के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी सर को। सर, आप भी मंच पर आए और अपना आशीर्वचन सभी विद्यार्थियों को प्रदान करें। प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रोफेसर मिश्रा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सर्वप्रथम मैं एक परिचय में जोड़ दूं। त्रिपाठी साहब ने सर का परिचय कराया था, मैं जोड़ दूं कि वो मेरे गुरु हैं और मेरे लिए एक प्राचार्य होने के नाते महाविद्यालय का उनको सुनना और इनवाइट करना बड़े गर्व और गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देता हूं सर, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। जोशी साहब, आपके भी हम बहुत आभारी हैं। आपने हमें अपने विचारों से, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षकगण सभी इससे निश्चित रूप से लाभान्वित तो होंगे ही। आपने एक चर्चा को जन्म देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आगे बढ़ेगी। इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने जाना, हमारे विद्यार्थियों ने जाना। ये हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है कि हमने आज दो बड़े साइंटिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शब्दों को, आपके बताए हुए
मार्ग पर हम चलने की कोशिश करेंगे। हमारे विद्यार्थी, हम सभी इस आयोजन में मंगल भूमि फाउंडेशन के श्री राम बाबू तिवारी जी का विशेष योगदान रहा है। हम आपके भी आभारी हैं। आपको भी मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं और आपका सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं अपील करता हूं कि अपने विद्यार्थियों से कि आज हमने दो महान हस्तियों को सुना है, उनके विचारों पर हम चलें, उनके बताए हुए मार्ग को अपनाएं, जिससे कि बायोडायवर्सिटी लॉस इकोसिस्टम में हम भी अपना कुछ योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू मिश्रा साहब, ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ साथी श्री संदीप कुमार सिंह सर को। आप भी मंच पर आए और वेबिनार का सार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। और जिन विद्यार्थियों के प्रश्न हैं, जो भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, वो कृपया अपने प्रश्नों को हमारे इनबॉक्स में भेज सकते हैं। और संदीप सर के उसके बाद में संदीप सर के वेबिनार का सार प्रस्तुतिकरण के बाद में हम लोग प्रश्नोत्तरी और फिर सेशन करेंगे। तो जो भी आपके प्रश्न है आप उसको भेजते रहें, थोड़ी देर में उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। श्री संदीप कुमार सिंह सर। धन्यवाद सर। आज के वेबिनार हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का गहराता संकट विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का जो सार है वो इस प्रकार से है। मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने ये बताया कि हिमालय की बात में हिमालय से हुए लोगों द्वारा की जा रही है। यह एक सकारात्मक संकेत है। जो किसी भी प्रकार से हिमालय से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी अब इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि हिमालय पर जो जैव विविधता का गहराता संकट है उसके प्रति वो कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। जब चर्चा करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। आपने बताया कि जंगल, जमीन और नदियों के जो रक्षक हैं वही वर्तमान में सबसे अधिक दर्द झेल रहे हैं। जैव विविधता का जो संकट आया है उससे ये लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और हिमालय, आपने ये कैसे जो गहराता संकट है जैव विविधता का, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने सुझाव दिया कि हिमालय संबंधित शोध होने चाहिए। जब इससे संबंधित शोध होंगे तो और बात आगे बढ़ेगी। आपने ये बताया कि पूरे विश्व में जो 70% पीने के पानी की पूर्ति होती है वो हमारे अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालय के जो हिमखंड है उन्हीं के द्वारा होती है। और इसलिए हमें जो है इनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपने बताया कि ये अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालय ये केवल हमारे पीने के पानी के साथ साथ जो वर्षा होती है, जो तापक्रम होता है, इनको भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने बताया कि भविष्य में जो ग्लोबल वार्मिंग के जो कुप्रभाव हैं उनसे भी हमें विद्यार्थियों को रूबरू करवाना चाहिए। जब तक आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं चलेगा कि यदि ये ग्लोबल वार्मिंग है तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या कुप्रभाव पड़ सकते हैं, जब इनकी जानकारी होगी तो वो भी इससे जुड़ेंगे और जैव विविधता को बचाने में, पर्यावरण को बचाने में वो भी आगे आएंगे। बताया कि वर्तमान में जीवों और वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई है और बहुत जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो जो विलुप्त हो गई है तो उनको हम नहीं कर सकते, तो जब कम से कम जो विलुप्त होने के कगार पर उनको हम बचा सकते हैं। और आपने और आगे बताया कि वर्तमान हम पहले ये देखा प्रकृति का हम जो दोहन करते थे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते थे। आज हमें आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद
हम उसका दोहन कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे जैव विविधता पर पड़ रहा है। इसलिए आपका कहना ये कि हमें उतना ही प्रकृति का दोहन करना चाहिए जितने से कि हमारा काम चल जाए। आपने बताया कि जो ये वर्तमान में विकास विलासिता के पीछे जो अंधी दौड़ मची हुई है उससे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एक ताजा उदाहरण आपने ये बताया कि अभी हम दिल्ली को देखते हैं। अभी जैसे ही पता चलेगा कि जैसे ही अभी मतलब ये दिसंबर और जनवरी आएंगे तो वहां पर पता चलेगा कि इतना वायु प्रदूषण बढ़ जाता है कि मतलब स्कूल बंद करने पड़ते हैं। फिर और हमें हम जब तक कोई संकट आता नहीं तब तक हम जागरूक नहीं होते। जब हमारे पास संकट आता है तब हम प्रयास करते हैं। यदि हम पहले से ही प्रयास करें तो हो सकता है कि हम ऐसे संकट हमें देखने को ना मिल जाए। आपने ये बताया कि वर्तमान में जो हिमखंड है वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और इनके पिघलने से जो स्थानीय जैव विविधता है वो तो प्रभावित हो ही रही है और उसके साथ साथ जो हमारी जीवन शैली है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आपने ये बताया कि जो ये जैव विविधता का संकट आया है इसको हम ना बहुत ज्यादा तो जो भी कर सकते हैं जितना भी हम उसकी वापसी कर सके ऐसा हम प्रयास करें कि उसको हम जितना भी कम कर सके कर सके जो है। वर्तमान में जैसे हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं जो है जितने हमारे संसाधन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हमारे जो है हम ये मकान ले लें गाड़ियां ले लें अधिक से अधिक हमारे पास एक नहीं है तो हम और ये सोचते हैं कि और मतलब हमारी सुविधाएं बढ़नी चाहिए और उन सुविधाओं के बढ़ाने के चक्कर में ही कहीं ना कहीं हम जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। और आपने ये बताया कि हमें वर्तमान में जो ये शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों को प्रकृति से परिचय करवाने में असफल साबित हो रहे हैं। जबकि होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम ये करें कि विद्यार्थियों को प्रकृति के बारे में जानकारी और प्रकृति कैसे हमारा सहयोग करती है और प्रकृति को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए आने वाले लोगों के लिए। आपने सर ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई कि हम जो अर्थव्यवस्था के पीछे भाग रहे हैं आर्थिक मजबूती के लिए भाग रहे हैं उसमें प्रथम 3 स्थान पर हैं। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत। हम जब ये करते हैं गर्व करते हैं जो है कि अरे हम मतलब तीसरी महाशक्ति बन गए हैं आर्थिक रूप से जो है तो वहीं कहीं ना कहीं हम जो है उसके साथ ये भूल जाते हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन में भी हमारा स्थान है वो भी तीसरा है। जब मजबूत हुए आर्थिक रूप से तो कहीं ना कहीं एक संकट हम ये ले आए कार्बन का उत्सर्जन और कार्बन के उत्सर्जन होने से कहीं उससे जैव विविधता प्रभावित होती है और हमारी जीवन शैली भी प्रभावित है जो है। आपने एक ये इस चिपको आंदोलन का जिक्र किया। जब चिपको आंदोलन के द्वारा हमने पौधों को बचाया पेड़ पौधों को बचाया था जो है तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से चिपको आंदोलन कहीं ना कहीं सफल हुआ था तो से वर्तमान और आपने ये बताया कि जो वर्तमान में हम सबसे ज्यादा जो प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं वो भी मतलब हमको सुधारना होगा वो भी उसे बंद करना होगा। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच.एस. सिंह कुलपति मां कुंवरी विश्वविद्यालय सहारनपुर सर ने भी आपने भी हिमालय की उत्पत्ति और जैव विविधता की गहराते संकट की ओर इंगित किया और आपने अपने वक्तव्य में आप धारणीय विकास के बारे में जानकारी दी। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारे लिए हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही समसामयिक विषय पर जानकारी उपलब्ध करवाई जो है आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर। और जो फीडबैक फॉर्म है ई सर्टिफिकेट के लिए वो भेज दिया है बत्रा जी ने। तो जो भी श्रोता ई सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहें वो उस फीडबैक फॉर्म को भर करके अपना सर्टिफिकेट अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन है। यदि किसी भी श्रोता का पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों का कोई प्रश्न हो आदरणीय सर लोगों से
तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। राजधारी जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया माइक को म्यूट रखें, और जो भी प्रश्न है आप चाहे तो सीधे पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो उसको इनबॉक्स में भेज सकते हैं। तो हम 2 मिनट का समय रखेंगे इस चीज के लिए, प्रश्नों के लिए। सभी लोगों के लिए ये मंच खुला हुआ है आपके प्रश्नों के लिए। संभवतः प्रश्न नहीं है, और एक बढ़िया व्याख्यान की निश्चय सर। मैं दरअसल जो चीज नहीं पूछ पाया था सर से, मैं सर को सुन रहा था, मैंने सर के तमाम वीडियोस देखे। अनिल जोशी सर से मेरा वो है, जब अभी जोशीमठ की त्रासदी हो रही थी तब सर का एक चैनल पे इंटरव्यू था, तो सर ने ये कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास का जो पैटर्न है उसके विरोधी हैं। दरअसल विकास एक ऐसे पैटर्न से होना चाहिए जहां पर प्रकृति और पर्यावरण को नष्ट हुए बिना मानव जीवन के साथ सहकार किया जा सके। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर इस पे थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार से हमें समझाने की कृपा करें। इसको मैं एक सीधे सरल शब्दों में कहूंगा कि मान लिया जब सड़क बनती हो तो सड़क बनने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और उसको ये कहा जाता है कि इतने समय में ये सड़क बन जानी चाहिए। लेकिन उस सड़क में 2 चीजें नहीं होती। एक, उससे ये मैं पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण के लिए बात करता हूँ कि उस जो अपेक्षा नहीं की जाती कि तुम जब सड़क बनाओगे तो तुम्हारी सड़क बनाने की गति 1 महीने में 50-100 किलोमीटर नहीं होनी चाहिए, वो 5 ही किलोमीटर होनी चाहिए। क्योंकि फिर आप इकोलॉजी, उस जो इन्वायरमेंटल पहलू है उस सड़क का तो भी बराबर का ध्यान रखोगे। क्योंकि सड़क बनाने के तौर तरीके, सड़क तो चाहिए, लेकिन सड़क बनाने के तौर तरीके उदाहरण के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए संकट बन गया। नंबर 1 उदाहरण ये है कि आप 5 किलोमीटर पहाड़ में सड़क बनाइए मात्र, धीरे धीरे। क्योंकि देखो मित्र, हम ही पहाड़ नहीं है दुनिया में, पूरा चाइना, पूरा यूरोप ये पहाड़ी है, और यहाँ खूब सड़कें बनती हैं। लेकिन वो तौर तरीके जो होते हैं सड़क बनाने के, उनको वो संज्ञान में लेके सड़क बनाते हैं। हमारे यहाँ एक कंट्रैक्चुअल सिस्टम है, इतने समय में खत्म हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कंट्रैक्टर भी क्या करेगा? कंट्रैक्टर तो धड़ाधड़ सड़क बनाएगा, कहाँ जेसीबी डालेगा, कहाँ बारूद लगाएगा, उसे वो टारगेट पूरा करना है। इसलिए तौर तरीके तमाम विकास के, उदाहरण के लिए पहाड़ों की ऊंचाई, जब धीरे नीचे से ऊपर पहाड़ों में चढ़ते हो तो हर चीज छोटी हो जाती है, यहां तक कि आदमी छोटा हो जाता है। जितने भी वृक्ष है छोटे छोटे हो जाते हैं, और अल्पाइन में जाके वो इतने इतने छोटे छोटे साइज हो जाता है। मतलब प्रकृति कहती है कि जितनी ऊंचाई में जाओगे सब चीजें छोटी हो जानी चाहिए। और मनुष्य अगर 18 मंजिली बिल्डिंग बनाएगा, वहां पे बड़े बांधों का कल्पना करेगा, या जो कुछ भी ढांचा खड़ा करेगा, अगर वो बड़ा होगा तो प्रकृति इसे स्वीकारेगी नहीं। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा ऐसा है, एक बात समझनी चाहिए अब हमको खास तौर से, कि जब दुनिया बदल रही हो तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम अक्सर कहते हैं, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए पूरी सोच में। क्योंकि आप बताइए, आपदा में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारे ढांचागत विकास को होता है। मकान बह जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, भूकंप आता है, ये सब कुछ होता है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी बात यह है कि ढांचागत विकास को एक इकोलॉजी इंक्लूसिव स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, कि आप पर्यावरण को जोड़ते हुए ढांचागत विकास की कल्पना करें। क्योंकि देखो, अब हमारे हाथ में ये तो बचा नहीं है कि साहब भूकंप नहीं आएगा, हमारे हाथ में ये भी नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। कि आपको बता दें 1975 के बाद, 1980-90 के बाद जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश पड़ती है, वो 75% बढ़ चुकी है। कहाँ पड़ेगी, क्या पड़ेगी, ये कुछ पता नहीं है। तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम जो ढांचागत विकास जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे हाथ में है, उस पर चिंता की जानी चाहिए। तो शायद मैं अपनी बात का जवाब दे चुका। जी धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न और, एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। प्लीज प्लीज सर, एक अक्सर क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आदिवासी वनवासी को मुख्य धारा में जोड़ना चाह रहे हैं, पर वो जुड़ना नहीं चाह रहे हैं सर। इसको सर किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? कुछ पर्यावरणविद कहते हैं कि नहीं,
मतलब वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसको सर आप कैसे थोड़ा सा इस पे एलोबरेट कीजिए। देखिए, एक भाषा आपको और मेरे को समझनी चाहिए। आज से अगर हम 700-800 साल पहले चले जाएं, तो क्या वो जीवन ठीक था? जब हम, वो तो आज आदिवासी हैं, पर कल हम सभी आदिवासी थे, वनवासी थे। ये तो जंगल साफ हुए, हमने शहरीकरण शुरू किया। तो आज आप इसको ऐसे देखिए, जो हम तथाकथित पर्यावरणविद हैं, वे किस जगह बैठ के इन बातों का विरोध करते हैं? एक मकान में, एक टीवी के आगे, एक तमाम तरह के संसाधनों के बीच में। मैं कह रहा हूं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो कहां सही है? क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, कहीं आदिवासियों का जुड़ाव प्रकृति के साथ छिन्न भिन्न ना हो जाए, वो उनकी चिंता है। लेकिन मेरा सोचना ये है, मेरे अनुभव ये कहते हैं कि अब अगर पूरे पहाड़ को ही देख लीजिए, पूरा पहाड़ अगर कहीं व्यथित है इस बदलाव के कारण, तो हम भी वनवासी हैं एक तरीके से। लेकिन हमने ऐसा तारतम्य बना के रखा है कि प्रकृति के उपयोग भी करें, नदियां जंगल भी बचे, और उसके लिए एक नया विज्ञान हमको मेरे ही गांव में बेहतर अवसर दे रहा है उस आर्थिकी के लिए, जिसके लिए मैं अपना गांव छोड़ के शहरों में जा रहा हूं। आपके पास कितना आंकड़ा है इस बात का कि कितने आदिवासी पिछले 50 सालों में गांव को छोड़ के, आदिवासी इलाकों को छोड़ के शहरों में नहीं आए हैं? क्यों? वो कौन सी चीज थी जो उनको लेके आई? तो व्यवस्था क्या होनी चाहिए? उनको उन्हीं की परिस्थितियों में, उन्हीं के संसाधनों के बीच में तमाम तरह की स्वतंत्रता के साथ विज्ञान को समझते हुए उनके ही रास्ते, उनका ढांचागत विकास की कल्पना करनी चाहिए। क्योंकि विकास आज एक ऐसा शब्द हो गया कि अगर किसी गांव में जाके हम ये कह दें कि हमें सड़क नहीं देनी है आपको, तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि गांव वाले करेंगे, क्योंकि उनको लगता है तथाकथित सुविधाएं गाड़ियों से आती हैं, विकास जो भी आता है सड़कों से आता है। तो आदिवासियों के लिए जो मेरी दृष्टि है, मैं पहाड़ी आदमी हूं, हिमालय का आदमी हूं, गांव के साथ काम कर रहा हूं, और हमारे यहाँ पलायन एक बड़ा संकट भी बन चुका है। अब जरूरी क्या है? अभी हिमाचल प्रदेश तो काफी विकसित था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो झटका पड़ा, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे आ गई, जबकि हिमालय का 18 से 20 हजार करोड़ रुपया अकेला हिमाचल प्रदेश का टर्नओवर है एग्री हॉर्टिकल्चर में। उनका विकास किया, लेकिन वहां पे भी गलती कर दी, क्योंकि वहां का जो ढांचा था, उसकी नीति नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की कि हम क्या करें। तो आदिवासियों का तो मुख्य धारा में जोड़ने का रास्ता, तौर तरीके वो विभिन्न होंगे, जो उनकी परिस्थिति के अनुसार, उनके और प्रकृति के अनुकूल होंगे। ये सोच और बहस उनको शायद अगर जोड़ेगी, वो जुड़ेंगे भी और बेहतर भी होंगे। जी धन्यवाद सर। 2 प्रश्न सर और हैं हमारे इनबॉक्स में। एक धर्मेंद्र अवस्थी जी पूछना चाहते हैं आपसे कि उपभोक्तावाद और पर्यावरण में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है, और एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या भूटान इस नजरिए से एक परफेक्ट उदाहरण है बाकी देशों के लिए? अभी तो मैं पहले एक नींव रखी जानी चाहिए थी। आज जो कुछ भी झेल रहे हैं, हमारी जो भी आर्थिकी होनी चाहिए थी, इकोनॉमी, हमारी इकोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए थी। मतलब हम ये तारतम्य बनाए। देखिए, सारी दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी है, वो 60% आज भी नेचुरल रिसोर्सेज पे चलती है। संसाधन है, जीडीपी करते हो, पर हवा मिट्टी जंगल का कोई हिसाब नहीं है। इसलिए जीईपी आनी चाहिए, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। और अभी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट आपको जानकर खुशी होगी, खर्च भी लगेगा, उत्तराखंड तो दे ही रहा है, पर पहली बार दुनिया के इतिहास में एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल ने, प्रतिष्ठित जर्नल है, उसने इसको स्थान दे दिया है कि न्यू ग्रोथ मेजर फॉर इकोलॉजी। अब इसकी चर्चा मुझे लगता है पूरे देश दुनिया में होगी। उसको कल उन्होंने स्वीकार लिया है कि हाँ, वी नीड दिस वन। सवाल यही पैदा है हमारी पूरी कहानी ने कि हमें प्रकृति भी चाहिए और प्रगति भी चाहिए। आपको बताइए, मैंने दुनिया की साइकिल यात्रा की थी अभी मुंबई से लेके
और उत्तराखंड तक। उत्तराखंड प्रकृति है, मुंबई प्रगति है। तो वो प्रगति वाले लोग, जो मुंबई हमारा उदाहरण है, आज गर्मी में मर रहे हैं। बड़ी चर्चा है कि मुंबई में आज अक्टूबर में, नवंबर में इतना तापक्रम बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ नहीं थे। और हम जो प्रकृति के साथ हैं, हमारे दूर दराज के गांव के संसाधनों का हमें बेहतर लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमें उसके लिए प्रगति चाहिए। इसलिए प्रगति और प्रकृति साथ होनी चाहिए। रहा दूसरा सवाल क्या था? सर, क्या भूटान बाकी देशों के लिए एक परफेक्ट उदाहरण है? अब बेचारा भूटान भी अब जल्द इसलिए चपेटे में आएगा कि वो भी दुनिया के एक देशों में है और हवा, मिट्टी, जंगल, पानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये पूरी दुनिया में जो गर्मी फैल रही है, क्या भूटान उसका शिकार नहीं होगा? एक, और जिस तरह से व्यवस्थाएं बदल रही हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं बदल रही हैं, आने वाले समय में उसको भी सीधे चोट पड़ेगी। आज की तारीख में वो अपने वनों के लिए जाना जाता है, जिसको उसने सुरक्षित रखा है। दूसरी बात कि उन्होंने कई सीमाएं तय कर रखी हैं, जो कि बड़ी सुखद है। तो भूटान एक उदाहरण है, लेकिन वो बेचारा भी ठीक हिमालय की तरह अन्य लोगों के कारण संकट में चला जाएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है, मतलब सज्जन का। आप जानना चाहते हैं कि क्या इजराइल और यूक्रेन जैसे जो युद्ध चल रहे हैं, इनका हिमालय की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरी बात तो, मैं बड़ा युद्धों के इसलिए खिलाफ हूं कि आपके युद्ध के कारण क्या है। यूक्रेन और रशिया अगर लड़ रहे हैं और इजराइल ने गाजा पर हमला किया है, या गाजा ने हमास के लोगों ने क्या, ये इनके बेसिक कारण कहां पे है? या तो ये आर्थिकी है, प्रभुत्व की लड़ाई है, या प्रभु की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। लेकिन सबको एक ही बात समझ में आनी चाहिए, जो मुझे बार बार लगता है और सवाल पैदा होता है कि सबसे बड़ा धर्म किसे मानना चाहिए। अब क्या वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, या किसी भी धर्म के लोग हैं, किसको हवा नहीं चाहिए? हवा, मिट्टी, पानी बंद हो जाएंगे तो अपने अपने प्रभुओं को भूल जाएंगे। आप बताइए, कोविड में क्या हुआ? सारे मंदिरों में ताले लग गए थे। कहां थे भगवान जी? पर एक भगवान जी आपके साथ थे, वो प्रकृति पानी दे रही थी, हवा दे रही थी, खाना दे रही थी, उसको तो किनारे कर दिया। उस भगवान को नहीं पूछ रहे हैं। और हम किसको पूछ रहे हैं? किन बातों के लिए लड़ रहे हैं? जिनका एक दूसरे के लिए सीधा नुकसान है। यही प्रवृत्ति है जो हमारी बिगड़ चुकी है, और यही विकास का एक और दंश है जिसे हमने झेलना है। ये जो प्रभुत्व की लड़ाई है, ये बेसिकली कुछ और लड़ाई है, जिसके दुष्परिणाम, और रही हिमालय, ये पूरी दुनिया में इस तरह की हद तक जो पोल्यूशन बढ़ेगा और जो मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, ये औसतता से ज्यादा जो कुछ भी हो रहा है, उसमें तो पूरी प्रकृति पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हिमालय भी उसका एक हिस्सा होगा। जी, धन्यवाद सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा भी है सर। ये सब बात करते करते मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया कि जो विद्यार्थी हैं जो आपको सुन रहे हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर काम करना चाहें तो किस तरीके से वो उसको शुरू कर सकते हैं? क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है विद्यार्थियों को जागरूक करना है इसके लिए। सर, इसके बारे में आप क्या मार्गदर्शन देंगे? देखिए, मैंने अपनी स्पीच में शुरुआत में ये बात कही थी कि शायद मैं उन लोगों को ज्यादा बोल रहा हूँ जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है, उन्हें प्रकृति को समझना चाहिए, प्रगति को समझना चाहिए। लेकिन अगर सच तो यह है कि अगर वे तत्काल प्रभाव से कुछ करना चाहते हैं प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो मेरा उनके लिए आह्वान है कि आज ही के दिन और अभी से एक एक चीज छोड़ दें जिसका प्रकृति पर असर पड़ता हो। ना खाएं भाई चॉकलेट, मोबाइल पर जो दिन भर लगे होते हैं उसे कम कर दें। एक व्हाट्सएप कॉल, एक ईमेल 1.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति को जोड़ता है, बंद कर दें उसको, कुछ कम कर दें उसको, कुछ ना कुछ छोड़े। क्योंकि त्यागो ही सर्वस्व नानि हन्ते, विद्वान लोग हैं, त्याग से ही सभी तरह की हानियों से मुक्ति मिलती है। यही सिखाइए उनको। प्रकृति के प्रति आज जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, तो कुछ ना कुछ त्याग करके देना चाहिए। ये उन्हीं के लिए क्या है, जितने प्राध्यापक महोदय हैं, जो कुलपति उपकुलपति जी बैठे हैं, उन सबके लिए तो एक ही बात है
प्रकृति का नियम सबके लिए थोड़ी ना है अलग अलग, कि मेरे लिए अलग है, हिंदुओं के अलग, मुसलमान के लिए उसके अलग, और प्रधानमंत्री के अलग, और नीचे चौकीदार के लिए अलग, सबके लिए एक है। त्याग दे एक चीज। और आज की सफलता इसी बात पे होगी कि हम सब कुछ ना कुछ त्याग दें। आपने इनसे फॉर्मेट बनवा रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए ना कि आज इस मेरे बात करने के बाद उन्होंने क्या त्यागा, इससे सुखद मेरे लिए क्या हुआ। मैं तो रोज ही बोलता हूं, भाषण देता हूं, मेरी पीड़ा भी है, मेरी व्यक्तिगत पीड़ा भी है। करें ना त्याग। मुझे बता दें आप, इस वेबिनार के बाद इतने बच्चों ने ये कहा, तो इससे सुखद उदाहरण मैं दूसरों को क्या दूंगा। कल मैं जब बोलूंगा कहीं तो मैं कहूंगा इस विश्वविद्यालय में था, वहां बच्चों ने ये त्याग। बता दें मुझको। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जरूर हम। जी प्लीज सर, प्लीज। नमस्कार सर, मैं तुलसी शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर से मेरा बोल रहा हूँ। मेरा नाम दीपू कुमार है। हेलो जी बोलिए, बोलिए दीपू जी, प्रश्न पूछिए अपना। सर, मेरा सवाल अनिल सर से है। सर, सवाल ये है कि हम एक और विलासिता को छोड़ना नहीं चाहते, यानी लग्जरियस लाइफ को, यानी मानव, और दूसरी ओर हम जैव विविधता की ओर लौटना भी चाहते हैं। तो इन दोनों बीचों की जो कड़ी है उससे हम कैसे निपटे सर? अब अगर आप समुद्र के अंदर घुस जाएं और तब कह दें कि मैं बचना भी चाहता हूं, तो संभव नहीं होगा। हाँ सर। कोई है बात। अब सवाल है कि विलासिताएं को सिर्फ नीचे ले आओ आवश्यकता तक, आवश्यकता से विलासिता। आप देखिए ना, जब पहले पहले एयर कंडीशनर आया, एसी, तो वो विलासिता थी, और आज सबकी आवश्यकता हो गई है दिल्ली में। मैं बिना एसी के रह नहीं सकता हूं। आपको विलासिता और आवश्यकता में अंतर समझ में आना चाहिए। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम कब आवश्यकता से विलासिता की ओर चले गए, तब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और क्या आपकी बायोडायवर्सिटी की, ह्यूमन डायवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। तैयारी है, ये तैयारी की तरफ है आप जा रहे हैं। 21वीं सदी के अंत की शुरुआत है हम सबकी, अगर हम नहीं समझे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्ते सर। हेलो जी जी, सोनी जी। जी, नमस्ते सर। मैं सोनी कौशल, रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सर, हमारा प्रश्न यह है कि जैसा कि सर ने कहा भी कि हमारे जो यूथ्स हैं उन्हें प्रौद्योगिकी का यूज़, और चूँकि सर हमारा रिसर्च भी इसी पर है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें अपने एक सीमा में करना चाहिए। तो सर, यूथ्स सीमा में क्या करेंगे? आज हमारा युग 2G से लेकर के 5G तक आ चुका है, और 6G को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 6G आने वाला है, तो सर इसका आफ्टर इफेक्ट्स हमारे पारिस्थितिकी पर और हमारे यूथ्स पर वो किस प्रकार से होगा? कि सर उस पर कंट्रोल की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल होने की बजाय टेक्नोलॉजी को दिन पर दिन बढ़ाया ही जा रहा है। और सर, जो सोशल मीडिया तो बहुत ही बुरी तरह से युवाओं पर हावी है। उससे सर कैसे निजात पाया जा सकता है? कृपया सर मार्गदर्शन करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक तरफ हम 5G 6G की तरफ जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और एक तरफ हम गांव में 1G भी नहीं पहुंच पाए। जो उनकी आवश्यकताएं थी, जिनसे खेती बाड़ी जुड़ी होती है, जिससे देश का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जुड़ी होती है, और IRI, ICAR या जो तमाम इस तरह के विज्ञान की खोज के संस्थान हैं, वो पूरे देश में जो सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, और वो उसमें भी जो मार्जिनल किसान हैं, उनको हम कितनी चीजों से लाभान्वित भी कर पाए, मोबाइल से नहीं और मोटरसाइकिल से नहीं। अगर आपको लगता है कि हर गांव में मोटरसाइकिल और मोबाइल चला गया उसे विकास माना जाए, तो वो विनाश है। उसके घर से कितना पैसा इन सब में जा रहा है, उसको भी सोचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं उन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं जो उसके उत्पादन को बेहतर करता, उन परिस्थितियों में जिसमें वो जीता है, वही खाद, वही पानी, वही सब कुछ, उसके लिए खोजे जाने वाले विज्ञान की आज बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अब कोई भोजन तो मोबाइल से प्राप्त नहीं होना, ना सोशल मीडिया वाले रोटी परोसेंगे आपको, मुझको। यह संज्ञान में और भान में लाना चाहिए बच्चों के कि हवा मोबाइल से नहीं निकलेगी, पानी भी नहीं निकलेगा मोबाइल से बाहर, जंगल की भी नहीं पनपेंगे मोबाइल में। पर इन मोबाइल से उनका नुकसान होने जा रहा है जो आपके जीवन के सबसे बड़े कारक है। ये एक बड़ी बहस है, आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस बहस में सबसे पहले तो हमें अपने को ही एक आदर्श बनाते हुए उस ओर चलना है।
कि हमें अगर मोबाइल का उपयोग होना है तो किस कार्य के लिए होना है, हमें जी सर। गूगल जाना है या चैट जाना है तो किसके लिए जाना है। इस पर एक बड़ी बहस और चर्चा की दुनिया भर में तो शुरू हो गया। अमेरिका में तो बड़ा डिस्कशन शुरू हो चुका, क्योंकि उन्होंने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। तो जी अभी सर। आवश्यकता उस आदर्श सीमा की तरफ जाने की है, और ये जी हम सर। सबको मिलकर सोचना हो। जी, बट सर जैसा आपने कहा कि गाँव में एक जीबी नहीं, लेकिन सर हमारी सरकार तो यही कहती है कि शहरों से ज़्यादा ग्रामीण इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ रहा है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उन्नति सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रहा है। तो सर मुझे तो लगता है कि एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा हानि तो सर टेक्नोलॉजी से है। सर अभी देखिए कितना कुछ होता है जो सर प्रकृति में छेड़छाड़ है, तो सर ये सब प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो सर ये आपने सही आप कहा कि समझिए, देखिए अब मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। टेक्नोलॉजी और साइंस को भी डिफाइन कर लीजिए पहले। जो जी सर। आवश्यकता तक है, उसकी जरूरत है। जी आवश्यकता सर। के लिए उदाहरण के लिए अगर पानी की कमी हो रही है, पानी लाने के रास्तों के लिए किस विज्ञान का उपयोग होना चाहिए, या पानी जी सर। आपके देश में 70 या 80% पानी खेती बाड़ी में होता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमें नियमित पानी का खेती बाड़ी के लिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम कुओं में या कितने हद तक नीचे जा रहे हैं और उससे अब जहर निकलना शुरू हो गया। यहाँ विज्ञान की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो किया, वो अर्बन को और अर्बनाइज कर दिया, उनको और विलासिताएं परोसी गई। लेकिन मैं आपको, आप 6.5 लाख गांव का देश है, अगर आप जिस आंकड़ों को बता रही हैं कि वो हम ज्यादा से ज्यादा नई नई बातें जो कर पाए या ले गए, वो ज्यादा से ज्यादा होगी 50,000 गांव तक गई होगी। अभी भी इस देश के 6 लाख गांव वंचित हैं नई नई चीजों से। मैं दूर जी दराज सर। जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ जी प्रौद्योगिकी सर। की सीमा गांव के संदर्भ में होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? आपने बीज बदल दिए, आपने सब कुछ बदल दिया नए विज्ञान के नाम पर। उस समय ये चर्चा नहीं उठाई हमने। आप बताइए, जी बीज सर। कितना बड़ा संकट है दुनिया का। आज किसान बाजार के बीज में निर्भर हो गया, पानी के लिए डीजल में हो गया, पंप लगाएगा। जी सर। बैलगाड़ी चली गई, ओ जो बैलों की प्रथा है वो गई। इन पर बहस की और आवश्यकता है। और मैं जी अभी जी एक सर। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी, उसका हिस्सा था मैं। प्राइम मिनिस्टर को एक डॉक्यूमेंट जाना था, मैंने इन्हीं बातों को कहा कि आपने सब कुछ तोड़ दिया है, और अब आपने गांव को इसलिए तोड़ दिया कि उसको जो विज्ञान के नाम से आपने कहा नीचे से पंप खींच, लगा पंप और खींच इतना पानी ले सकता है, पर उसको ये बताना भूल गए कि भाई तुमको इतना ही पानी आपकी फसल के लिए चाहिए, उस पर जोर हो। तो मतलब जितना पानी डालो, जितना केमिकल फर्टिलाइजर डालो, उत्पादन बढ़ जाएगा। ये जी सर। अभाव है जिसको कि जो विज्ञान ही आधार है उसके लिए, उसको जाना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बड़े ही उपयोगी प्रश्नोत्तरी सेशन के लिए। और एक बहुत अच्छी आपने चीज बताई, हम सभी लोगों के लिए बड़ी ही उपयोगी, कि त्याग हानि से बचाती है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और निश्चित रूप से हम जब कक्षाओं में जाएंगे तो हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे इस चीज के लिए। और इस कार्यक्रम को हम इसके अंत की ओर लेकर के चलते हैं, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं साथी श्री भवनीत सिंह बत्रा सर को। आप भी सर इस आभासी मंच पर आए और हमारे माननीय अतिथि महोदय का, जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े रहे, उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री भवनीत सिंह बत्रा सर। थैंक यू वेरी मच मिश्रा सर। मेरी आवाज आ रही है मिश्रा सर? जी सर, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू मिश्रा सर। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ों को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन उन्हें दिल से महसूस किया जा सकता है, और धन्यवाद भी उनमें से एक ऐसी ही प्रार्थना है। इस वेबिनार में मुझे पीयूष सर ने धन्यवाद ज्ञापन देने का विशेष अधिकार देकर सम्मानित किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप महाविद्यालय को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, और इस वजह से देवनागरी परिवार के सभी सदस्य आपको एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शन उनको आपसे मिलता है।
आपने हमें अपनी उपस्थिति और अध्यक्षीय संबोधन के साथ जो आशीष दिया है, उसके लिए आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच.एस. सिंह, कुलपति माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का मैं हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आपने इस वेबिनार को अपना अनमोल समय दिया। आपने अपनी उपस्थिति और ज्ञानवर्धक संबोधन के साथ जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान किया है, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप हम सभी के लिए शिक्षा प्रणाली की निरंतर वृद्धि और प्रगति के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित होने के लिए एक प्रेरणादायक मशाल के रूप में काम करते हैं। हम सभी इस वेबिनार में ज्ञानधारक के रूप में जुड़े हैं। इसका कारण है हमारे बीच आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल जोशी जी। आपका ज्ञानवर्धक और असरदार वक्तव्य ने हमें लगातार आकर्षित करके रखा। आपके वक्तव्य ने थोड़े से समय में ही हमें ज्ञान का सागर देकर अभिभूत कर दिया। हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का गहराता संकट विषय पर आपके प्रकाशपूर्ण व्याख्यान के लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं श्री राम बाबू तिवारी मंगल भूमि फाउंडेशन को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे महाविद्यालय को इस सुंदर और उपयोगी कार्यक्रम के संयुक्त आयोजक के रूप में विशेष योगदान दिया। आपकी मेहनत से हमें अध्यापन कार्य और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का बल मिलेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक असिस्टेंट प्रोफेसर और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर पीयूष त्रिपाठी का भी हृदय से आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर आपने जो श्रम किया है, जो समय दिया है, वह श्रम आज इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन की शोभा बढ़ा रहा है। भविष्य में भी आप इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करें, ऐसी हम सब की शुभकामना है। मैं आज इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग टीम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और संचालक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार मिश्र, मेरठ के तमाम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स, ऑफिसर्स और मीडिया पर्सन्स जुड़े हैं। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे। आप सबने धैर्यपूर्वक हमारे वक्ता अतिथियों को सुना। सत्य की खोज करने की परंपरा को प्रश्न के माध्यम से बढ़ाया। हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं जो हमें ऊर्जा देते हैं, उनका भी मैं मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य बने, हमारे महाविद्यालय का
जग में नाम रोशन करें और हम सभी शिक्षकों की यही कामना रहती है। ये वेबिनार मुख्यतः आपके लिए ही आयोजित हुआ है। आप ऐसे ही आयोजनों में निरंतर सक्रिय रूप से भाग लेने का कड़ा संकल्प लें। आज के इस सुंदर और उपयोगी वेबिनार में पधारने के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और साधुवाद। अब मैं मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूं मंच पे। थैंक यू मिश्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद पूरे आयोजन समूह की ओर से इतने सुंदर और उत्कृष्ट धन्यवाद ज्ञापन के लिए। इस कार्यक्रम को आदरणीय संयोजक महोदय की अनुमति से हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। जो फीडबैक फॉर्म है वो हमने इनबॉक्स में डाला है, आप सभी लोग उस लिंक को क्लिक करके सूचनाएं भर के अपना ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करते हैं। पीयूष त्रिपाठी जी सामने हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बस सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच एस सिंह सर और हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हमारे प्राचार्य प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी सर को और आयोजक मंडल को, समस्त रिसर्च स्कॉलर्स, प्राध्यापक, एक्टिविस्ट, पर्यावरण के एक्टिविस्ट और छात्र छात्राएं। शुरुआत में जो कुछ भी व्यवधान हुआ उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूं और आप ये भरोसा दिलाता हूं कि अगली बार शायद ये कुछ इस तरह की आकस्मिकताएं कम रहेंगी। तो एक बार सबको हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कि आप प्राचार्य महोदय सामने बैठे हैं मेरे, उनकी अनुमति से आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक फाइल में रखते हैं।